छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर द ST लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तुर्क आक्रमण की। तुर्क आक्रमण क्या है? ईरान इराक के पास में तुर्क क्षेत्र है, सऊदी अरब जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से कल हमने बात की अरब आक्रमण की। अब उसके बाद तुर्किस्तान की बात करते हैं, गजनी की बात करते हैं, अफगानिस्तान के क्षेत्र की बात करते हैं जो मुस्लिम कंट्री है। तो ये आक्रमणकारी भारत में लगातार क्यों आते रहे, क्या वजह है? तो कल मैंने आपको 2-3 उद्देश्य बताए थे और वही उद्देश्य इनके हैं। पहला उद्देश्य है धन संपत्ति को लूटना और डकैती करना। दूसरा उद्देश्य हो गया इनका अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। मैंने 2 बातें बताई थी उस समय। खलीफा का मतलब होता है खुदा का, अल्लाह का पृथ्वी पर अनुयायी, प्रतिनिधि। ये खलीफा का मतलब होता है। और बगदाद का खलीफा पूरी दुनिया की इस्लामिक सत्ता का एक प्रतिनिधि था। वो ये कहता था कि भारत में या अन्य देशों में, यानी उनको 2 कैटेगरी में, एक काफिर, एक जिहादी। जिहादी का मतलब होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसके बाद दूसरा जो है काफिर मतलब गैर मुस्लिम, कोई भी हो सकता है, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी, कोई हो सकता है। यानी ये उनके सामने नहीं दिखने चाहिए। तो इनका 2 ही उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है और साथ में ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और लूटपाट करना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक रास्ता प्रशस्त कर दिया, एक रास्ता खोल दिया कि भारत में जाकर के अब हम काफ़ी लूटपाट कर सकते हैं और भारत से हम धन संपत्ति लूट करके अपने यहाँ अपने राजमहल, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए अब इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये व्यक्ति आता है जिसको हम भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कहते हैं। तो 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक भारत में अपना आक्रमण करता है। अब हम क्रम से देखते हैं। अरब आक्रमणों ने तुर्कों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। अरब कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और आपको कमेंट करके बताना है कि अरब का पहला आक्रमणकारी कौन था। तुर्क आक्रमणों से भारत की, अब देखिए जैसे इनकी आक्रमण हुआ तो इन्होंने भारत में क्या चेंज किए, क्या प्रभाव पड़ा भारत की सभ्यता संस्कृति पर, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। इस प्रकार से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला जो शासक है, हम महमूद गजनवी से पहले की बात करें, गजनी से पहले की बात करें, तो उसका पिता जो था वो था, क्या नाम है इसमें, देखिए, सुबुतकीन। ठीक, सुबुतकीन किसका पुत्र था? अल्पतकीन का पुत्र था। और सुबुतकीन कौन था? एक दास था। किसका दास था? अल्पतकीन का दास था। दास का पुत्र था, गुलाम का पुत्र था। अब आप सोचिए कि गुलाम आकर के भारत में कितना राज कर गए। सिर्फ हमारी फूट की, हमारी गलती का ये हुआ। अल्पतकीन का पुत्र सुबुतकीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने पंजाब के हिंदू शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसके पर हिंदू जो शासक था, शाही वंश का हिंदू शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसको पूरी तरीके से पराजित कर दिया। अब इससे पहले सुबुतकीन जो आया था उसने पराजित कर दिया। ठीक, और महमूद गजनी सुबुतकीन का पुत्र था जो दास था। जन्म इसका कब हुआ? 1 नवंबर 971 को इसका जन्म होता है। यानी 1 नंबर क्या है? भारत का नहीं, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश पैदा होता है और 1 नंबर को ये पैदा हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश 1956 में पैदा हुआ और जाकर के और पहले पैदा हो गया। तो 1 नवंबर 1971 इसका जन्म हुआ, गजनी में हुआ। अब बात करते हैं 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गजनी का ये सम्राट बन गया, सुल्तान बन गया, वहां का राजा बन गया। कितनी उम्र है? 27 वर्ष है। बगदाद के खलीफा ने इसको अल आदिल बिल्लाह जो था, बगदाद का खलीफा कौन है? अल आदिल बिल्लाह इसको परमिशन देता है कि जा बेटा तू दुनिया में क्या बनेगा? सुल्तान बनेगा, शहंशाह बनेगा। तो इसको एक उपाधि देते हैं महमूद को, यामिन उद्दौला।
कहता जा शहंशाह बन तू पूरी दुनिया में, मेरी परमिशन है तेरे लिए। और यामीन उल दौला की इसको पाई देते हैं। यामीन उल दौला का मतलब क्या होता है? उसका राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड होता है। किसका राइट हैंड होता है? राज्य का दाएं हाथ होता है। जब किसी व्यक्ति के पास कोई राइट हैंड हो और शक्ति उसके पास अपार आ जाए कि बुद्धिमान राइट हैंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नैतिकवान चरित्रवान बुद्धिमान होना चाहिए। महमूद गजनी ने, अब किसकी बात कर रहे हैं? पहले किसके? उसके पिताजी ने सुबकीन पर किया, हिंदू शासन इस पर किया। अब उसके बाद उसका बेटा जो था, किसका? इसका सुबकीन का। कौन है? उसके बेटे का नाम क्या है? महमूद गजनी। तो महमूद गजनी फिर दोबारा आक्रमण करता है। तो महमूद गजनी ने हिंदू शाही राजा जयपाल, कहां पर है? पंजाब पर। कब किया आक्रमण? 1000 में किया था। आक्रमण किया और जयपाल को उसने पराजित कर दिया। और इधर में भी उसने आक्रमण किया पहला, इसी पर हार गया, लेकिन उसको समझ नहीं आई। अब है महमूद गजनी ने हिंदू शाही राजा का जयपाल पंजाब पर 1001 में आक्रमण किया और जयपाल को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। ठीक। उसके बाद अमरकोट नगरकोट में 108 में आक्रमण फिर किया। अब देखो दो बात आती हैं। वहां सोतगीर का पुत्र कौन है? वहां सोतगीर का पुत्र है कौन? महमूद। यहाँ कौन है? यहाँ है जयपाल का पुत्र आनंदपाल। 1008 में, यानी 8 साल बाद उन्होंने अपनी शक्ति को महत्वपूर्ण नहीं बनाया, अर्जित नहीं की, और पूरी तरीके से उनसे बाप बेटा दोनों पराजित हो, बाप बेटा नहीं पराजित किए। ठीक। पिता पुत्र ने। उस समय कश्मीर में ब्राह्मण वंश का राज था, रानी दिद्दा वहां की शासका थी। अब देखो इसके धारा प्रवाह किस तरीके से आंदोलन होते हैं। किसके? महमूद गजनी के। बंगाल में पाल वंश का शासक था, महिपाल वहां का शासक था। धानेश्वर कहां पर है? हरियाणा में है। 1012 और 13 में शासन यहाँ आक्रमण होता है। मथुरा कन्नौज में यूपी में है। 1016-18 में यहाँ आक्रमण होता है। सोमनाथ गुजरात का है 225 में। भीम द्वितीय का यहाँ शासक होता है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो भीम द्वितीय ने उसको सोमनाथ मंदिर को बचाने का कोई प्रयास बिल्कुल नहीं किया। उसकी नाला की ये नाकामी रही, तो अगर उसका प्रतिरोध करता शायद वो इसको नहीं ले पाता। महमूद गजनी का अंतिम जो आक्रमण था वो जाटों पर था, और जाट इतने होशियार निकले कि उन्होंने उसकी धन संपत्ति को पूरी तरीके से लूट लिया। ठीक। अपनी वीरता दिखाई उन्होंने। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण किसके पास है? जाटों पर हुआ है। ठीक। जाटों ने संपत्ति को लूट लिया और महमूद का सीधा अधिकार अब पंजाब पर करने का होगा। अब सोच रहा कि पंजाब पर मेरा अधिकार हो जाता है तो मैं संपूर्ण भारत को, दूरस्थ प्रदेशों को अपने कब्जे में कर लूंगा, जिससे मैं संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर सकूं। इसलिए उसने भारत में एक सेना गठित की। उस सेना की कमान 2 हिंदू व्यक्ति होते हैं, एक का नाम तिलक होता है, दूसरा सेवद राय होता है, दोनों हिंदुओं को सौंप दी। ठीक। और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला व्यक्ति था। अभी तक बगदाद के खलीफा ने, ये बगदाद का खलीफा कौन है यहाँ कमेंट करके बताना है। वैसे यहाँ लिखा है अल-आदिल बिल्लाह ने पहली बार महमूद गजनबी को सुल्तान की उपाधि दी और उसको महमूद को शासक बनाया। महमूद के दरबार में ये अपने दरबार में विद्वान लोगों को रखता था। कौन है? फिरदौस है, अलबरूनी है, कुतुबी है। ये विद्वानों को प्रोत्साहन देता था। विद्वानों को प्रोत्साहन क्यों देता था? इसलिए प्रोत्साहन देता था कि उसकी बड़ाई में उसकी गाथा लिखें, उसकी यश प्राप्ति की गाथा लिखें, तो उसका इतिहास लंबे समय तक जिंदा रहे। इसलिए अपने दरबार में ये दरबारी कवियों को भी रखते थे। अलबरूनी तो उसके साथ में आया था, दास भी था उसका। अलबरूनी की किताब है किताब उल हिंद में। अब देखिए किताब उल हिंद को हम पढ़ते हैं, अलबरूनी ने इसको लिखा है। उसमें ये बात है कि गणित, भूगोल, इतिहास, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि की समीक्षा की गई है कि भारतीय किस तरीके से इसका एनालाइज करते थे, किस तरीके से भारतीयों ने गणित की खोज की, शून्य की खोज की, बराबर। भूगोल के भी जानकार थे। इतिहास तो हम जानते ही हैं, प्राचीन काल में घटित घटनाओं जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटना है, उसको जब हम लिखित रूप में प्रमाण रूप में देखते हैं तो हमारे देश का इतिहास होता है। और खगोल विज्ञान, ग्रह तारे नक्षत्र क्या है। दर्शन शास्त्र है, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, दुनिया के जो भी
महान व्यक्ति हुए हैं, उनके दर्शन के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में हम जानते हैं। इतनी सारी बातें हैं, और अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको बहुत 40 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि जो आक्रमणकारी आए थे तो भारत से धन संपत्ति लूटना चाहते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ठीक। और हमें इस वीडियो को देखना है बड़ी अच्छे तरीके से, 2 बार देखना, 3 बार देखना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, मेरी अपील है छात्रों से। क्या अपील है कि हमें द हिस्ट्री लैब चैनल को क्या करना है, सबसे पहले कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन दोबारा मिल जाए। अंत में ये कहूँगा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। धन्यवाद।